हेलो बच्चों, आज 10th क्लास का हमारा नया चैप्टर शुरू होने वाला है। जो हमने पहला चैप्टर अभी खत्म करा है वो है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और वो काफ़ी अच्छी तरह से आपको समझ में आया था। तो आज जो है हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स सीबीएसई एनसीईआरटी, और चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा बच्चों कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होती क्या है, किसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप ये याद रखिएगा कि ऐसी कोई इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो। आप इसे पोलिनोमियल भी कह सकते हैं। पोलिनोमियल का मतलब आपने पढ़ा होगा। पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल का मतलब है कि पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4 एंड सो ऑन। उसमें जितने भी पावर्स हैं सब इंक्लूड होते हैं। 3-4 टर्म, 5-6 टर्म जो है प्लस और माइनस में इकट्ठी रहती हैं। जैसे मान लो मैं बोल के बताऊंगा आपको 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 7। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है इन्हें कलेक्टिवली फॉर्म में पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है पोलिनोमियल का ही एक पार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ हमें वही इक्वेशन लेने हैं, वही पोलिनोमियल लेने हैं जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है। तो वह ऐसी इक्वेशन, अगर मैं साधारण भाषा में बोल के दिखाऊं, ऐसी कोई इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती हो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे x है ही नहीं। जब x नहीं है तो क्या मान सकते हैं? x की पावर 0 भी मान सकते हैं। तो इसके साथ तो x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 है, और यहाँ x की पावर क्या है? 2 है। लेकिन 2 से बड़ी कोई भी पावर नहीं है। इसलिए ये जो एग्जाम्पल हो सकता है किसका हो सकता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये तो हमने ये समझ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। अब मेरे पास जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें चैप्टर ये 4 है, और मैं एक्सरसाइज 4.1 शुरू करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.1। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें जो है 8 पार्ट दे रखे हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट हैं, और इन्हें चेक ये करना है कि ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सिर्फ ये चेक करना है। तो पहला पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है देखते हैं। क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। आपके पास जो बुक है उसे ओपन कर लीजिए, एक्सरसाइज 4.1 निकाल लीजिए और देखिए फर्स्ट पार्ट। तो अभी फिलहाल इसे क्या करना है? आपको सोल्व करना है। तो ये जो फार्मूला एक्सपेंड होगा बच्चों किससे होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर एक फार्मूला होता है, तो याद भी होगा आपको। वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ये फार्मूला होता है अलजेब्रा का। तो इस फार्मूले को आपको याद भी होगा, और याद नहीं है तो याद कर लो। तो इसमें ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये a बन गया, ये हो गया है b। बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ क्योंकि अभी चैप्टर की स्टार्टिंग है। इसे एक्सपेंड कर दीजिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। ये हमने फार्मूला लगा दिया। उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई x में करो, 2x हो गया, फिर 2 3 जा 6 हो गया। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद और सोल्व करो इसे। ये एक्स स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 2x हो गया। अब ये जो 2x है प्लस का है, यहाँ कोई निशान नहीं है तो क्या है? प्लस का। इसे बराबर से इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का। ऐसे ये माइनस का तो इधर आके क्या हो गया बच्चों? प्लस का। इजिकल टू से जब इधर लेके आते हैं साइन चेंज हो जाता है ना आपका, तो इसलिए साइन चेंज हो गए। और यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या लिख दिए? 0 लिख दिए। इसे आप सोल्व कर लीजिए। ये प्लस का 2x है, माइनस का 2x है, ये कैंसिल हो गया। तो एक्स स्क्वायर और 6 में 1 जोड़ दो, क्या आ गया? 7। तो जितना है सोल्व हो सकता था ये हमने सोल्व कर लिया। अब हमें क्या बताना था? हमें सिर्फ ये बताना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था आपको? ऐसी कोई इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो। तो आप देखिए यहाँ पे x है ही नहीं, इसका मतलब x की पावर 0 हो गई। ये x की पावर क्या है? 2 है, लेकिन मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
यस, तो यहाँ आ गया इसका आंसर, यस आ गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब पीछे आप आंसर शीट में इसका आंसर चेक करोगे तो वहां सिर्फ यस लिखा मिलेगा। इस तरह से ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इन्हें आपको सोल्व करना है। उसके बाद ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये आपका था फर्स्ट पार्ट, इसे कॉपी करिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 है तो सब एक जैसे ही, बाकी थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, x माइनस 2, क्वेश्चन उतार दो पहले में। उसके बाद है x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। ये क्वेश्चन दे रखा है, चलिए सोल्व करते हैं। इस बार ये दो ब्रैकेट दे रखे हैं, एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है, दो नंबर इसमें है और दो नंबर इसमें है। तो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करनी पड़ेगी। तो जब ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं कैसे करेंगे, x की मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, फिर इसी x की मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे x में और फिर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में। इस तरह से मल्टीप्लाई होती है और जो साइन है उनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो x की मल्टीप्लाई x में करिए, x की मल्टीप्लाई x में करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर x की मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 में, तो क्या आ गया बच्चों, x आ गया। अब -2 की मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो हो गया -2x। फिर -2 की करेंगे +1 में, तो ये हो गया है -2। ऐसे अब इधर करेंगे, x की x में करो एक्स स्क्वायर, फिर x की 3 में करो 3x, फिर -1 की x में करो -x, 1 को लिखा नहीं जाता, 1x का मतलब x ही है। फिर -1 की 3 में करो, क्या आ गया है -3। उसके बाद जब बीच में इक्वल टू होता है तो जो सेम साइन के नंबर होते हैं कट जाते हैं। मतलब अगर दोनों प्लस हैं तो कट जाएंगे, दोनों माइनस हैं तब कट जाएंगे। कब, जब बीच में इक्वल टू हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी प्लस का एक्स स्क्वायर है और ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर सोल्व करो, ये दोनों एक जैसे हैं, यहाँ भी एक्स आ रहा है और यहाँ भी एक्स आ रहा है, तो जो नंबर एक जैसे होते हैं वो सोल्व हो जाते हैं, मतलब प्लस भी हो जाते हैं और माइनस भी हो जाते हैं। तो 2x में से जब x माइनस करोगे क्या बचेगा, -x। -x क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं, जिसके ज़्यादा होते हैं साइन उसी का आता है। उसके बाद -2 ऐसे लिखो इज इक्वल टू, ये दोनों एक जैसे हैं तो 3x में से x माइनस करो, क्या आ गया 2x। यहाँ प्लस के ज़्यादा थे इसलिए प्लस का निशान आ गया, -3। ये दोनों सोल्व नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि एक जैसे नहीं है, ये x है और यहाँ x नहीं है। जब कभी भी दो नंबर हमें ऐड करने हो या दो नंबर सब्ट्रैक्ट करने हो तो उन दोनों का एक जैसा होना बहुत जरूरी है। ठीक, अब क्या करेंगे, x वाले नंबर एक तरफ कर लो और नंबर एक तरफ कर लो। तो जो -2 है इसे तो यही रहने दो, ये जो -3 है इधर आके क्या हो जाएगा +3। ऐसे जो 2x है इसे यही रहने दो और ये जो -x है इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का x। ठीक, उसके बाद 3 में से 2 गया, क्या आ गया 1 आ गया, और 2x और x कितना आ गया 3x आ गया। यहाँ छोड़ सकते हो आप इसे। तो जितना भी क्वेश्चन सोल्व हो सकता था हमने कर लिया। अब हमने देखा अगर इसकी इक्वेशन ही बनाओगे तो क्या लिखोगे, 3x - 1 = 0, ऐसे लिख दोगे आप इसे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम पावर आ रही है बच्चों x की वो क्या है 1, और हमें मैक्सिमम पावर कितनी चाहिए 2 चाहिए, इसलिए इसका आंसर 9 में आएगा। मतलब क्या पूछा था आपसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो आंसर क्या आ गया 9। ठीक, इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। कॉपी करिए। ये था आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही अपना आप कर लेना, सिक्स पार्ट भी ऐसे ही अपना आप कर लेना। अब करते हैं सेवंथ पार्ट। ये कॉपी कर लो। सेवंथ पार्ट क्या है इसका, 7 तो नहीं है, ये आपका 6th पार्ट है।
तो 6 पार्ट में दे रखा है x² प्लस 3x प्लस 1, ये क्वेश्चन दे रखा है, और इजिकल टू में दे रखा है x-2 का होल स्क्वायर, ये दे रखा है क्वेश्चन। चेक वही करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये क्या होता है फॉर्मूला, a² प्लस b² और माइनस 2ab। अब अपने क्वेश्चन में आ जाओ। ये जो ये साइड है ये तो ऐसे लिख लो, और ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दो। तो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि अगर सेम नंबर होते हैं और बीच में हो इजिकल टू, तो अगर सेम साइन है तो कट जाते हैं। ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा, 3x प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 2 जा 4x। उसके बाद फिर x x वाले एक तरफ कर लो, 3x तो यहाँ पे है ही, ये जब इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का, ये 4 तो यहाँ पे है ही, जब इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का। तो 3 और 4 कितना हो गया बेटा 7x, ये कितना हो गया 3, और इसे कहाँ छोड़ सकते हैं 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे छोड़ सकते हो। तो इसका भी आंसर क्या आ गया 9 आ गया, क्योंकि भी इसकी भी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, और मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, करिए कॉपी। उसके बाद 8 पार्ट दे रखे हैं इसमें, एक 7th पार्ट कर लेते हैं। 7 और 8वां पार्ट दोनों एक जैसे ही हैं, तो मैं 7th पार्ट कर रहा हूं। इसमें क्यूब आ रही है, तो ये क्या है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x, और ब्रैकेट में है x² माइनस 1। बस मैथमेटिक्स में फॉर्मूले होने चाहिए। अब जैसे ये आ गया, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यूब का। ठीक है, अब क्वेश्चन में आ जाइए। ये a है और ये b है, एक्सपेंड कर दो। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी और a प्लस बी, ये मैंने फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया। यहाँ किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। जब 2x की मल्टीप्लाई x² में करोगे तो ये x की पावर 1 है और ये x की पावर 2 है, और मल्टीप्लाई करने में पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती हैं, तो ये x की पावर हो जाएगी 3। ऐसे ही 2x मल्टीप्लाई 1 में करो तो ये हो गया है 2x। उसके बाद इसे सोल्व कर लो, x³ प्लस 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, जो बच्चे ज़्यादा अच्छे नहीं होते मैथमेटिक्स में वो कर देते हैं ऐसे 2 3 जा 6, वो गलत है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 जो है 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। उसके बाद 3 2 जा 6x, x प्लस 2 ऐसे ही रहा, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसे ऐसी कॉपी कर लो। चलिए आगे, x³ प्लस 8, इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है, तो 6x मल्टीप्लाई x में करो, ये हो गया है 6x², फिर 6x से 2 में करो तो 6 2 जा 12x, और इन दोनों नंबर को इधर ले आओ, तो ये प्लस का है तो इधर आगे क्या हो गया माइनस, और ये माइनस का है तो इधर आगे क्या हो गया बच्चों प्लस। यहाँ कुछ नहीं बचा, क्या आ गई है 0। अब ये सोल्व तभी हो सकते हैं जो एक जैसी टर्म है, जैसे ये x³ है और ये भी x³ है, तो ये दोनों सोल्व हो जाएंगे।
ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो -2 में से जब +1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 बचेगा, 1 लिखे नहीं करते, और माइनस के ज्यादा थे निशान किसका आ गया, माइनस का आ गया। अब सीक्वेंस में कर रहे हैं काम, जैसे x3 है, अब कौन सी चाहिए, x2, तो x2 तो एक ही है बस ये, तो ये ऐसे के ऐसी आ जाएगी। अब क्या चाहिए, जो x1 है, 1 1 वाले कौन से हैं, तो ये है और एक ये है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 12 और 2 14x हो गया। तो उसके बाद क्या बचा, कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है, 8। तो जब भी कोई इक्वेशन लिखोगे ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे, यही इसका पैटर्न होता है, पहले पावर 3, फिर पावर 2, फिर पावर 1, फिर पावर 0 कह सकते हैं ना। तो ये हमारी फाइनली इक्वेशन आ गई है सोल्व करने के बाद। अब फिर वही बात, क्वेश्चन था हमारा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो नहीं है। आप खुद दीजिए इसका जवाब, क्यों नहीं है, नो, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 3 है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें 8 पार्ट थे, और मैंने जो थोड़ा मुश्किल मुश्किल से लगे या अलग से लगे वो मैंने 3-4 पार्ट से कर दिए हैं, बाकी आप खुद ट्राई करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है बच्चों, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कुछ सिचुएशन दे रखी हैं, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हें पढ़ना है, पढ़ के उनकी इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनने के बाद कौन सी आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये कह रहे हैं कि इन सिचुएशन को पढ़ो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, सोल्व नहीं करनी है। अगली एक्सरसाइज जो हम करेंगे शायद 4.2, उसमें सोल्व भी करना है। इसमें सिर्फ ये कह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ दो। तो इसके 4 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या है देखिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, उसे आप पढ़िए, क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चन को लिखूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, तो मैं डिटेल बना रहा हूँ। लिखा हुआ है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया दे दिया है 528 मीटर स्क्वायर, किसका, कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसका, ठीक। फिर कहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ जो है ब्रेथ पे डिपेंड कर रही है, ध्यान से सुनो क्या कहा है, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर है, यानी कि लेंथ जो है ब्रेथ पे डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहले ब्रेथ को मान लो, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x मान लिया मैंने, ठीक है। अब लेंथ क्या हो जाएगी वो देखते हैं, दोबारा से लाइन को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है लाइन में, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर। तो ब्रेथ है हमारी x, इसका ट्वाइस करो 2x, और 1 मोर यानी कि +1। इस तरह से आप लेंथ निकाल लो। तो लेंथ जो है ब्रेथ पर डिपेंड कर रही थी, ब्रेथ को मैंने x मान लिया, और फिर लेंथ भी निकल के आ गई। अब इसे हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, ये होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब एरिया कितना दे रखा है 528 है, लेंथ कितनी है बच्चों 2x + 1, और ब्रेथ कितनी है x, ऐसे लिख लिया। उसके बाद x की मल्टीप्लाई 2x में करो 2x², और x की मल्टीप्लाई 1 में करो x आ गया। उसके बाद ये दोनों टर्म ऐसे लिखे, ये इधर आया क्या हो गया माइनस, और ये बन गई है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैंने भी कहा कि सोल्व करने के लिए नहीं कहा गया आपसे, सिर्फ ये कहा गया है कि सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो। ये आ गया है आपका आंसर, और इस तरह से आपका आंसर आ गया। तो जो सिचुएशन दे रखी है उसे पढ़ना है, उनमें रिलेशन ढूंढना है कुछ इस तरह से, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, और फिर से पुट करके सोल्व कर देना है, अपना आप ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी।
ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। करिए कॉपी। चलिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें क्या कहा गया है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो जो है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, आप पॉजिटिव पढ़ो या ना पढ़ो, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। अब पहली बात तो है कि जो वर्ड है कॉन्जिक्यूटिव, इसका मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे 3 और 4, 5 और 6, 9 और 10, तो दो ऐसे नंबर जो लगातार हों, है ना, उन्हें ही हम कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। मतलब डिटेल बना लूं पहले, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, को मैंने फर्स्ट मान लिया, को सेकंड मान लिया, और इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लाई, वो है 306। उसके बाद वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, बस ये दे रखा है। तो इसे कैसे करेंगे? लेट करेंगे कि जो फर्स्ट नंबर है उसे मान लिया मैंने अपने पास से x मान लिया, तो जो सेकंड नंबर माना जाएगा बच्चों वो माना जाएगा x + 1। इसे हम समझ भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। याद करने वाली बात तो ये है कि जब कभी कॉन्जिक्यूटिव नंबर आए, नंबर बोल लो, इंटीजर बोल लो, पॉजिटिव इंटीजर बोल लो, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो आपको एक मानना है x, एक मानना है x + 1। ये तो बात हो गई याद रखने वाली। समझने वाली बात यह है कि मैंने अभी कहा था कि जैसे 3 और 4, 5 और 6, तो आप नोटिस कर रहे हो कि जो नेक्स्ट नंबर है वो पहले वाले में 1 प्लस करके बन रहा है। जब 3 और 4, तो 4 कैसा है? जब 3 में हमने 1 ऐड कर दिया। या 5 और 6, 6 कैसा है? जब हमने 5 में 1 ऐड कर दिया। इसका मतलब जो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर आएगा वो पहले वाले में 1 ऐड करके आ जाएगा। तो पहला हमने x मान लिया, तो दूसरा क्या हो गया बच्चों? x + 1 हो गया। अब इनकी इक्वेशन बना दो। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, वो ये है। तो फर्स्ट नंबर की जगह x रख दो और सेकंड नंबर की जगह x + 1 रख दो। इक्वल टू क्या है? 306। इसे सोल्व करते हैं। x की मल्टीप्लाई x में, x², x की 1 में x इक्वल टू 306, फिर x² + x, ये प्लस का तो इधर क्या हो गया? माइनस, और इक्वल टू में क्या आ गई है? 0। ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बार बार मैं कह रहा हूं कि सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, यही आपका आंसर आ गया, उसे सोल्व नहीं करना है। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। उसके बाद है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। तो सीधी सी बात है, रोहन की जो मदर है वो डिपेंड किस पे कर रही है? रोहन पे डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहले रोहन की एज मान लो। लेट रोहन्स एज इक्वल टू x। तो अब जो इसकी मदर है, मदर्स की एज क्या हो जाएगी? ये रोहन से 26 साल बड़ी थी, तो ये हो जाएगा x + 26। बड़ी है तो प्लस करना पड़ेगा, छोटी है कोई तो क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट का मतलब फिर मल्टीप्लाई, इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है, फिर कह रहे हैं 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। थोड़ा डिटेल बना दूं पहले। रोहन की एज मल्टीप्लाई मदर की एज, इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है, ऐसा दिया है। देखिए अब नहीं है, इसमें लिखा हुआ है 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। तो मैं यहाँ हिंट बना रहा हूँ ऐसे 3+। इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो इनकी प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज का प्रोडक्ट 306 नहीं है, सॉरी 360 नहीं है। जो प्रेजेंट एज है उससे 3 साल बाद, यानी कि ये भी 3 साल बाद और ये भी 3 साल बाद जो एज आएंगी उनका प्रोडक्ट है 360। चलिए कोई बात नहीं।
तो रोहन की जो प्रेजेंट एज थी वो क्या थी, x, और जाना है हमें 3 साल बाद, तो x में 3 जोड़ दो, तो हो गया है x+3। ऐसे ही मदर की एज अब कितनी है, x+26 है, तो 3 साल बाद फिर इसमें भी 3 जोड़ दो, ये हो गया 360। आई बात समझ में? प्रेजेंट एज होती तो ये रख देते, उन्होंने कहा कि प्रेजेंट एज से 3 साल बाद, तो दोनों में 3 ऐड कर दिया, तो यही चीज समझनी है बस, और कुछ है ही नहीं। मैथमेटिक्स बहुत इजी है, सारे सब्जेक्ट ही बहुत इजी हैं, बस उसे पढ़ने का तरीका आना चाहिए। अब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे सोल्व, ये तो ऐसे लिखो, 26 में 3 ऐड कर दो, 29 आ गया। अब ये क्या आ गए, दोनों ब्रैकेट आ गए, तो अभी समझाया था थोड़ी देर पहले x की मल्टीप्लाई करोगे x में, क्या हो गया है x², फिर x की मल्टीप्लाई करोगे 29 में, क्या हो गया है 29x। अब आया नंबर 3 का, 3 की मल्टीप्लाई x में करो, ये हो गया है 3x, फिर 3 की मल्टीप्लाई करो 29 में, ये आ गया है 87, और इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है 360। चलिए जी, यहां तक आ गए। फिर x², ऐसे ही ये दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 29 और 3 कितना हो गया, 32 हो गया, प्लस 87, ये इधर आया क्या हो गया बच्चों, माइनस, इक्वल टू में क्या बचा 0। फिर x², 32x, अब ये दोनों सोल्व हो जाएंगे, साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस के ज्यादा है, और इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 10 में से 7 गए 3, यहाँ 5 रह गए, और 15 हो गए 15, 15 में से 8 गए 7, यहाँ 2 रह गए, तो 273 आ गया। तो ये आ गया बेटा इसका आंसर, और ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, करिए कॉपी। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके 4 पार्ट थे, 3 पार्ट मैंने कर दिए हैं, 4th पार्ट आप ट्राई कीजिएगा, कोई दिक्कत है बताइएगा। एक्सरसाइज 4.1 में ये क्वेश्चन दे रखे थे। अब आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 4.2 करने से पहले 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रखा है जो एग्जाम में आता ही आता है, इसे करा देता हूँ। जो मेरी बुक है उसमें दे रखा है एग्जाम्पल 5। क्या है देखते हैं। एक इक्वेशन दे रखी है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दे रखी है और कहा है फाइंड द रूट्स, फाइंड द रूट्स, ये क्या रखा है। ठीक, अब सबसे पहली बात यह है कि ये रूट्स क्या है। किसी किसी बुक में रूट्स लिखा होता है, कहीं कहीं लिखा होता है जीरोज, तो बात एक ही है, आप रूट्स बोल लो या जीरोज बोल लो, मतलब होता है x की वैल्यू। अगर इक्वेशन x में है तो x की वैल्यू, अगर इक्वेशन y में है तो y की वैल्यू, इक्वेशन t में है तो t की वैल्यू, इक्वेशन u में है तो u की वैल्यू। ठीक है, उन्हें ही हम जीरोज कह देते हैं, उन्हें ही हम रूट्स कह देते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक मेथड है जिसे कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। क्या कहते हैं, मिडिल टर्म। ये मैंने शायद बताया होगा पहले भी, जो पीरियड चल रहे हैं हमारे और चैप्टर्स के। तो मिडिल टर्म से क्या करते हैं, पहले इसे फैक्टर करेंगे। अब कैसे करेंगे देखते हैं। जिन्हें मिडिल टर्म मेथड आता है वो अपना रिवीजन कर लो, जिन्हें नहीं आता वो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि फिर सारा चैप्टर इसी मेथड पे बेस होने वाला है। तो इसमें क्या करते हैं, जो x² का कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट कितना है 3, उसे साइड में लिख लो।
और जो लास्ट में कांस्टेंट है उसे साइड में लिख लो, इन दोनों की कर लो मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। अब इस 6 के आपको ऐसे फैक्टर करने होते हैं कि जिनकी मल्टीप्लाई तो 6 आए, लेकिन ऐड होने के बाद या सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये बीच वाला नंबर आए, बीच वाला नंबर 2√6 आए। बात समझ में आई? दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, x² का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट है इन दोनों को साइड में लिख लो, इनकी मल्टीप्लाई कर लो। अब इस 6 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, क्वेश्चन मार्क बनाया मैंने, दोनों ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 6 आए, लेकिन ऐड होने के बाद या सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये आए। ये तो आए मल्टीप्लाई होने के बाद और ये आए ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के बाद। इस मेथड को मिड टर्म स्प्लिट कहते हैं। तो अभी मुझे सोचने पड़ेंगे, तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं? वे हैं √6 और √6, ये दो फैक्टर हैं। अब आप कहोगे कि क्यों है, या सोच के देखो, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ √6 की √6 में, तो क्या आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा? 2√6, इसलिए है। अब ये फैक्टर ढूंढने के बाद बच्चों, जो फर्स्ट टर्म है आपकी इसे ऐसे लिख लेते हैं, और जो लास्ट टर्म है इसे भी ऐसे लिख लेते हैं, बराबर के बाद 0 भी ऐसे लिख लेते हैं। ये जो बीच वाली टर्म है, इस टर्म की जगह इन दोनों को यूज करना है। तो क्या तरीका है इसका? ये जो माइनस का साइन है इसे भी ऐसे लगाओ, ये जो बाद में x है इसे भी ऐसे लिखो, और यहाँ ब्रैकेट बना दो। अब इन दोनों को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ये आना चाहिए। तो इनको ऐड करेंगे कैसे? √6 प्लस √6। जब इन दोनों को इस तरह से लिखोगे तभी तो ये आएगा ना 2√6। तो आप देखोगे कि पहले 3 टर्म थी, 1 2 3, अब 4 टर्म बन गई, 1 2 3 4। इसे कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करना, यानी कि मिडिल टर्म को तोड़ देना, जिससे 3 टर्म की जगह 4 टर्म बन जाए और हमें कॉमन लेने में आसानी हो। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा सोल्व करना है। वैसे कैसे सोल्व करना है देखिए, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, -√6 और x की मल्टीप्लाई होगी, माइनस की भी मल्टीप्लाई हो रही है और x की भी हो रही है, फिर माइनस प्लस माइनस √6x प्लस का 2 = 0। चलिए हो गई 4 टर्म। अब शुरू की 2 टर्म में से कॉमन लेते हैं। क्या आ रहा है कॉमन? एक तो आ रहा है x आ रहा है ना, x कॉमन लेके देखते हैं। बाकी जैसे मैं कहा था ना कि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए ही है क्योंकि सीधे सीधे नहीं है, यहाँ आगे प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो कैसे करेंगे आप देखते हैं। ऐसे अभी मैं x कॉमन लेके देख रहा हूँ पहले, तो यहाँ क्या बचा? 3x बचा, क्योंकि 2x थे, एक बाहर चला गया एक अंदर रह गया, और यहाँ क्या आ गया? √6 आ गया। ठीक है, x आ गया बाहर। अब यहाँ ऐसा क्या करें? तो इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा, तो हमें ये ब्रैकेट और ये वाला जो ब्रैकेट आएगा ये दोनों सेम भी चाहिए। तो मुझे कुछ इसमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कॉमन लेने के बाद यहाँ पे जैसे 3 आ रहा है यहाँ भी 3 आ जाए। क्या करूं? तो करना क्या है, इसमें यहाँ √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसी टर्म में। ठीक है, तो उससे होगा क्या, क्या फायदा होगा? √6 में जब √6 में करोगे क्या हो गया? 6 हो गया, और ये 6 है और ये 2 है, तो दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा, है ना। और माइनस भी कॉमन ले लो। माइनस कॉमन क्यों ले लो? क्योंकि मुझे प्लस में चाहिए और ये माइनस में चाहिए। जब मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये तो हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में। फिलहाल मैंने भी 2 कॉमन लिया था, ऊपर क्या हो गया था बच्चों? 6 हो गया था, और 6 में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 3x बचा। और ये जो √6 है ये ऐसा का ऐसे ही रहा। अब माइनस कॉमन ले रखा है तो माइनस हो गया, 2 आ गया बाहर, यहाँ क्या बचा? 1। ये बात समझ में आई? लेकिन हर सूरत में ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे होने जरूरी हैं। तो 3x तो मिल गया, ये रहा 3x। अभी √6 है और यहाँ 1 है, तो इसका हम एलसीएम भी ले सकते हैं। कैसे कर ले सकते हैं देखिए, इसे तो ऐसे लिख लो। अब इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया? √6 आ गया, तो 3x तो ऐसे ही रहा,
अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई होगी 1 में, इजिकल टू में क्या है 0 है। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, इससे आगे यहाँ आ जाओ। अब क्या करें, x ऐसे लिखो, ये भी ऐसे लिखो, ये जो अंडर रूट 6 है ये इसके साथ ले लो यहाँ, और ये 3x माइनस अंडर रूट 6 है ये ऐसे लिखो, इजिकल टू में 0। देखो हो गए दोनों एक जैसे। तो ये दोनों एक जैसे होने बच्चों जरूरी हैं। अब ये जो दो ब्रैकेट एक जैसे हो गए, इन्हें कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा, यहाँ x बचा और यहाँ क्या बचा 2 अंडर रूट 6 इजिकल टू 0। उसके बाद अब इसे 0 के बराबर रख दो, 3x माइनस अंडर रूट 6 इजिकल टू 0, तो ये आ गया 3x इजिकल टू अंडर रूट 6, या x इजिकल टू आ गया है अंडर रूट 6 अपॉन 3, ये अपॉन में आ गया, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2 अपॉन अंडर रूट 6। ठीक, तो x की दो वैल्यूज आ गई, तो आंसर तो ये भी है, कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन अब आपकी बुक में जो आंसर दे रखे हैं वो भी लाए जा सकते हैं। ठीक है, बाकी मैथमेटिक्स क्या कहता है, मैथमेटिक्स ये कहता है कि जो अंडर रूट की फॉर्म है वो नीचे नहीं रहनी चाहिए, ऊपर भले ही। हालांकि बुक में नीचे भी आंसर छोड़ दिया जाता है। देखो मैं हमेशा बात करता हूँ बेस्ट की, बेस्ट क्या है, आंसर तो ये भी है, आंसर ये भी है, और आपकी बुक में भी दे रखा है अंडर रूट 2 अपॉन 3, वो भी लिख के दिखाऊंगा अभी, चलो लिख ही देता हूँ। आपकी बुक में क्या दे रखा है, ये दे रखा है ऐसे करके अंडर रूट 2 अपॉन 3 अंडर रूट 2 अपॉन 3, आंसर ये भी है। लेकिन हमें क्या पता चलेगा एग्जाम में कि आंसर में कहाँ छोड़ना है। तो बेस्ट का मतलब है कि जहां हम बेफिक्र होकर अपना आंसर छोड़ सकते हैं वो है ये। मैथमेटिक्स कहता है कि अंडर रूट कभी नीचे नहीं रहना चाहिए, ऊपर भले ही हो। डैट मीन्स ये तो बिल्कुल सही है। तो इसे हटाने क्या करूं मैं, ऊपर नीचे अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो उससे फायदा क्या होगा, देखो 2 अंडर रूट 6 ऊपर हो गया, अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 में क्या हो गया 6, 2 3 जा 6, और देखो ऊपर चला गया, क्या आ गया अंडर रूट 6 अपॉन 3 आ गया, आगे नहीं आ गया। तो दोनों आंसर हमारे एक जैसे हो गए। क्या लिख देता हूं, अंडर रूट 6 अपॉन 3 कोमा अंडर रूट 6 अपॉन 3, ये आ गया हमारा आंसर। अब आपकी बुक में आ रहा है ये, तो कोई अलग बात नहीं है। अगर आप इसमें ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 9 का अंडर रूट होकर क्या आ गया बाहर 3, तो ये एक ही बात है। अब ये मत परेशान हो कि भाई आपकी बुक में ये दे रखा है और हमारा ये आ रहा है, आप यहाँ छोड़ के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं कहीं से कहीं तक भी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज था, और वो होता है इसकी वजह से, ये जो स्टेप होता है मल्टीप्लाई करने वाला, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने आपको ये करा दिया। ठीक है, कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे, एक एग्जाम्पल और दे रखा है, एग्जाम्पल 4 है मेरी बुक में। यह है 6x² माइनस x माइनस 2 इजिकल टू 0, और इसके भी हमें क्या निकालना है, रूट्स निकालने हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। दोबारा देखो, मिडिल टर्म समझा रहा हूं, आगे फिर बहुत स्पीड से करना है काम। x² का कोएफिशिएंट क्या है 6 है, और कांस्टेंट क्या है 2 है, इनके मल्टीप्लाई कर लो 12 आ गया। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं दोनों के कि मल्टीप्लाई करके तो क्या है 12 आए, और यहाँ ऐसा कोएफिशिएंट क्या कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना, यानी कि 1 आए सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके। ठीक है, तो ऐसे कौन से फैक्टर हो सकते हैं, ये हो सकते हैं 4 और 3।
क्योंकि 4 3 जा क्या होता है 12 होता है, और 4 में से 3 सेपरेट करोगे क्या आता है 1 आता है। ठीक है, आगे करो स्टार्ट। फर्स्ट टर्म ऐसे लिखेंगे जैसे भी समझाया था, लास्ट की टर्म भी ऐसे लिखेंगे, जीरो भी ऐसे लिखेंगे, ये माइनस भी ऐसे लिखेंगे, ये एक्स भी ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट बना लेंगे। अब मुझे इन दोनों से क्या लाना है बच्चों 1 लाना है, तो क्या लिखूंगा 4 - 3। रटने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझते चले जाओ बस। 6x² - 4x मल्टीप्लाई कर दी, माइनस माइनस प्लस 3x -2 = 0। अब कॉमन लो इनमें से, तो 6 में से 4 में से क्या आ रहा है 2 और x कॉमन आ गया, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 लिख देते हैं। देखो हो गए एक जैसे हो गए तो ठीक है, वरना फिर करने पड़ेंगे जैसे अभी करा था थोड़ी देर पहले। अब 3x - 2 को एक बार लिख लिया और 2x + 1 को एक बार लिख लिया, = में 0 आ गई। अब इसे 0 के बराबर लिख दो, तो 3x = कितना हो गया 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। अब इसे रख दो 0 के बराबर, 2x + 1 = 0, तो 2x = -1 और x = -1/2। तो ये आ गए हैं रूट्स, एक तो वैल्यू आ रही है 2/3 और एक आ रही है -1/2। ये आ गए हैं आपके आंसर। तो आज जो है हमने बच्चों क्या करा है, एक्सरसाइज 4.1 कर ली पूरी, और 4.2 स्टार्टिंग में 2 एग्जाम्पल दे रखे थे, इन्हें समझ लिया। तो इस पीरियड में हमने समझा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसके क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, फिर मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे, है ना, ये चीज हमने सीखी। अब इस पीरियड का टाइम तो हो चुका है, अब नेक्स्ट पीरियड में हम 4.2 एक्सरसाइज करेंगे, फिर देखेंगे कि एक ही पीरियड में 4.2 4.3 हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि तीसरा पीरियड भी लेना पड़े। पर ये बात डेफिनेट है कि इस चैप्टर के या तो 2 पीरियड होंगे या 3 पीरियड होंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। बाकी जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। आप मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।